सो वेलकम बैक एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हमारे फार्मर्स अभी वापस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसे दिल्ली चलो या फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 के नाम से भी जाना जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2020 के प्रोटेस्ट के बाद भी ऐसी कौन सी डिमांड है जो गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाई। नंबर 2 ये जानेंगे कि अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पीछे वो 12 डिमांड्स क्या है। नंबर 3 इनके पीछे क्या पॉलिटिक्स चल रही है। एंड नंबर 4 इन सब का सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। लेकिन इन सब के अलावा भी गवर्नमेंट इस पर पूरा जोर दे रही है कि ये प्रोटेस्ट बड़े लेवल पर ना जाए, और इसे रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का बॉर्डर तक सीज कर दिया गया है। दिल्ली में तो सेक्शन 144 भी लगा दिया गया है। साथ ही में हरियाणा पुलिस पहली फोर्स बन गई है जिसने टीयर गैस यानी आंसू गोले वाले ड्रोन्स का यूज किया है, वो भी पब्लिक के खिलाफ। इतना एक्शन तो 2020 वाले प्रोटेस्ट में भी नहीं लिया गया था जितना अब लिया जा रहा है। एंड इसके पीछे का रीजन तो सबको पता है, इलेक्शंस, और उसमें फायदा लेने के लिए लोग इस चीज को खालिस्तानी वाला एंगल भी देना स्टार्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट तो चाहती है कि ये चीज जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही बढ़िया रहेगा, इसलिए काफी सारी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। जैसे एक हुई थी 18 फरवरी को, एक और हुई 12 फरवरी को, और एक रही थी 15 या 16 फरवरी को। नाउ प्रोटेस्ट के रीजन जानने से पहले देख लेते हैं आज का संस्कृत श्लोक, जो है यतो धर्मस्ततो जय है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां जय है। तो 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट 3 कानून को हटाने के लिए किया जा रहा था, और वो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, जिसे बाद में गवर्नमेंट ने हटा भी दिया था। लेकिन मेन डिमांड थी एमएसपी की लीगल गारंटी की। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि यही मेन रीजन था पिछले फार्मर प्रोटेस्ट का और अब वाले फार्मर प्रोटेस्ट का। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे सीएसीपी डिसाइड करती है। अब गवर्नमेंट हर साल 2 बार करीबन 24 फसलों की मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है, जिस पर आगे एजेंसीज वगैरह किसानों से उसी प्राइस पर वो फसल खरीदती है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि स्टेट एजेंसी सिर्फ चावल और गेहूं ही ज्यादातर खरीदती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट राशन बांटेगी या कुछ और प्रोग्राम्स करेगी तो यही 2 मेन चीज रहती है। और अब इस वजह से सिर्फ 7% ही किसानों को फायदा मिलता है। चावल हर जमीन पे उगाया नहीं जा सकता, गेहूं रबी क्रॉप है, और बच्ची 22 क्रॉप उगाने वाले किसान वो घाटे में जाते हैं। तभी बोला जा रहा है कि आप लीगल गारंटी दो एमएसपी की, साथ में आप ये बोलो कि एमएसपी के ऊपर आप सभी क्रॉप्स को परचेज करोगे, ना कि सिर्फ 2-3 को। अब 2020 का प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने वो 3 फार्म लॉस तो हटा दिए थे, लेकिन ये आश्वासन दिया था कि हम एक कमेटी बिठाएंगे जो एमएसपी को लीगलाइज करेगी। और इसी बात पर 2020-21 वाला फार्मर प्रोटेस्ट खत्म कर दिया गया था। काफी टाइम बाद 12 जुलाई 2022 में एक 29 मेंबर की कमेटी बैठी गई थी, जिसको हेड कर रहे थे संजय अग्रवाल, जो हमारे फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे। लेकिन किसान इससे भी सहमत नहीं हुए, क्योंकि इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी के फार्मर्स की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी, साथ ही में ना ही कोई इकोनॉमिस्ट उसका पार्ट थे। तभी 2020 के बाद 2024 में वापस प्रोटेस्ट इसी मेन बात पर हो रहा है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, और सबको पता है कि गवर्नमेंट से कोई चीज मनवानी है तो इलेक्शन से पहले का टाइम गोल्डन पीरियड है। अब फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 2 अम्ब्रेला बॉडीज कर रही हैं, किसान मजदूर मोर्चा KMM और संयुक्त किसान मोर्चा, जो नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, और साथ ही में इन दोनों के अंडर अराउंड 200 से भी ज्यादा फार्मर यूनियंस हैं। नाउ लेट्स सी द डिमांड्स ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0। Number 1, low guaranteeing on MSP for crops based on MS स्वामीनाथन कमेटी। अब जानते हैं MS स्वामीनाथन कमीशन के बारे में, क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट है। 18 नवंबर 2004 में किसानों के लिए कमीशन बिठाई गई थी, जिसमें MS स्वामीनाथन उसको हेड कर रहे थे। वही MS स्वामीनाथन जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, एंड इन्हें अभी अभी भारत रत्न भी मिला है। साथ ही में इस कमेटी में ये बोला गया था कि MSP इस हिसाब से सेट होना चाहिए कि C2 + 50% बैठे, जिसमें C2 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लो कि एक किसान को फसल उगाने की टोटल कॉस्ट पड़ती है 100 रुपए, तो एमएसपी इस हिसाब से सेट होगी 100 + 50, यानी एमएसपी बनेगी 150 रुपीज। अब इस चीज को 2010 में कांग्रेस ने खारिज कर दिया था कि ये ट्रेड बैलेंस हिला देगा, और पॉलिटिक्स यहाँ हो रही है कि अब कांग्रेस बोल रही है कि अगर हम पावर में आ गए तो MS स्वामीनाथन कमीशन में जो जो बोला गया था वो हम सब लागू कर देंगे। नाउ देखते हैं डिमांड नंबर 2, इंडिया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाए। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो गई किसानों को, ये समझते हैं। पहली बात, WTO का काम है पूरी दुनिया में किस हिसाब से ट्रेड होगा उसके रूल्स सेट करना।
WTO बना था 1 जनवरी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में और इंडिया इसका मेंबर बना था 1955 में। अब WTO कहता है कि आप एग्रीकल्चर सब्सिडी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं दोगे, और अगर आप नहीं मानोगे तो पहली बात तो आपके यहाँ फसल बहुत सस्ते में रहेगी और बाकी देश में कंपैरिजन में महंगी चली जाएगी, जिससे वर्ल्ड ट्रेड हिल जाएगा। तो अभी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 5% की सब्सिडी अलाउ है और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10% की सब्सिडी अलाउ है। तो अब WTO इंडिया को बार बार प्रेशराइज करता है कि आप इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर सब्सिडी मत दो, लेकिन वहीं पे किसान चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी मिले, इसलिए बैलेंस बिगड़ रहा है। नाउ डिमांड नंबर 3, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को 2015 में अमेंड करके जो एक्ट लाया गया था उसे हटाया जाए। अब इसमें क्या दिक्कत है वो देखते हैं। 2013 वाले एक्ट में गवर्नमेंट जब किसानों से लैंड एक्वायर करेगी तो उसमें अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होगा तो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी किसानों से, और जो कंपनसेशन बनता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो दिया जाएगा। लेकिन अगर PPP है यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा तो 70% परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो 80% किसानों की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब 2015 वाले में लिख दिया है कि अगर ये 5 कैटेगरीज में लैंड चाहिए तो हमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जो है डिफेंस, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कंपनसेशन वाला तो सेम ही है, 2013 में भी सेम था, 2015 में भी सेम है। शहरी क्षेत्र में मार्केट वैल्यू का दुगना मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केट वैल्यू का 4 गुना मिलेगा। पर हम सबको पता है कि ज्यादातर किसानों को उनकी दी गई जमीन के बदले का मुआवजा जल्दी नहीं मिलता, और साथ ही में लिख देते कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब नाउ डिमांड नंबर 4, पहले जो लखीमपुर खेरी में प्रोटेस्ट हुए थे उनमें जिन फार्मर्स की जान गई थी उनकी फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए, साथ में परिवार के किसी एक पर्सन को सरकारी नौकरी दी जाए। डिमांड नंबर 5, जो भी फार्मर्स या फार्म लेबरर्स हैं उनका लोन माफ किया जाए। इंडिया में अराउंड 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और जो GDP में 18% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन यही पॉपुलेशन जब कमाने के लिए बैंक में लोन लेती है तो सबसे पहले उनका लोन खारिज कर दिया जाता है एंड फिर इनको मनी लेंडर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है, एंड मनी लेंडर्स इनको लोन देते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पर, और इसी वजह से ये फंस जाते हैं डेप्ट ट्रैप में। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड पर अराउंड 74,121 रुपीज का लोन है। पंजाब में तो पर पर्सन पर 2 लाख का लोन है और केरला में 2.42 लाख का। पंजाब फार्मर्स का टोटल लोन बैठता है 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में। 89% फार्मर्स है पंजाब के वो कर्जे में है। बैठे बैठे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे बिजनेसमैन हो या कोई घपला करने वाले लोग हो, उनका लोन बहुत ही आसानी से माफ हो जाता है। लेकिन वही फार्मर्स का लोन की बात आ जाए तो उनकी जमीन बिक जाती है, उनका ट्रैक्टर, उनका घर, उनका सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन लोन इतनी आसानी से माफ नहीं होता है। डिमांड नंबर 6, 58 साल से बड़े किसानों को 10,000 की महीने की पेंशन दी जाए। डिमांड नंबर 7, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 आया था उसे हटाया जाए, क्योंकि इसमें सेंटर के पास पावर ज्यादा आ रही थी पावर सेक्टर की, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, यानी इस पर फैसला लेने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों को है। डिमांड नंबर 8, जो 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जिन फार्मर्स पर केस लगा था उसे हटाया जाए। डिमांड नंबर 9, जो स्वामीनाथन कमेटी में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में लिखा गया था उसे भी अप्लाई किया जाए। डिमांड नंबर 10, 2016 में जो गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम किसान की इनकम डबल कर देंगे उसे भी पूरा किया जाए। डिमांड नंबर 11, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज आएगा। डिमांड नंबर 12, नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस बने और सीड क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। अगर कोई कंपनी नकली या फिर खराब सीड्स यानी बीज बेच रही है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। या सो दैट्स द 12 डिमांड्स जिसको लेकर ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर मेरा ओपिनियन की बात करूं तो सबसे पहली चीज़, फार्मर्स हमारी फाउंडेशन है और अगर हमारी नींव को कुछ भी हुआ तो बिल्डिंग गिरने में टाइम नहीं लगेगा। जो भी डिमांड्स है उस पर गवर्नमेंट और किसानों को बैठकर प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना चाहिए और स्पेशली गवर्नमेंट को सॉल्यूशन एक दे देना चाहिए, अश्योरेंस नहीं देनी चाहिए जैसा कि उन्होंने 2020-21 में किया था। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट डिसरिस्पेक्ट अवर फार्मर्स। एक बेस्ट कंट्री के 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक उनका यूथ और एक फार्मर्स। अगर पहले दूसरे को इंसल्ट करेंगे या उन्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो दैट्स नॉट वर्थ इट। या सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। आपके ओपिनियंस डू टेल डाउन इन द कमेंट सेक्शन।